Hello, Namaste. My name is Divyani Chauhan. First of all, welcome all of you in Gyanshila Academy. So, today we are discussing about the UPSC CSET exam pattern and syllabus. Okay, the first question is in our mind is what is CSET? यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है CSET. इस CSET का मतलब क्या होता है? CSET is Civil Service Aptitude Test. Okay, the full form is CSET is Civil Service Aptitude Test. So what is the reason about it कि यार ये CSET का पेपर ही क्यों लेते हैं? देखिए, एक क्या रहता है, आप यूपीएससी का जीएस पेपर फर्स्ट आप अटेम्प्ट करते हो तो उसमें आपका पूरा जो नॉलेज होता है दैट इज अवर योर थ्योरेटिकल नॉलेज एंड योर कॉन्सेप्टलाइज. ओके, एंड इन सीसेट दे चेक योर IQ level and what accuracy did you have. Okay, so in today's session we are discussing UPSC CSET exam pattern, syllabus and discussion. Okay, so firstly, what is the exam pattern? The total number of questions in this exam, there are total 80 questions in this examination. Total 80 questions आते हैं आपकी एग्जाम में. अब आपको पता होगा जीएस पेपर में टोटल 100 questions होते हैं, but in CSET we have only 80 questions. Okay, these 80 questions are of 200 marks. Okay, so according to this, that each question marking is 2.5. if आप एक क्वेश्चन करेक्ट करते हैं तो आपको 2.5 मार्क्स मिलता है. ओके, नेचर ऑफ एग्जाम की अगर हम बात करें तो नेचर ऑफ एग्जाम कंप्लीटली क्वालिफाइंग नेचर का है. एग्जाम का नेचर सिर्फ क्वालिफाइंग है. इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एक पर्टिकुलर कट ऑफ क्लियर करना है या ऐसा कुछ जैसा आपका जीएस फर्स्ट में होता है, लेकिन इट इज मच टफेस्ट बिकॉज इट ऑल्सो हैव नेगेटिव मार्किंग. सो जो आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे, इफ देयर इज अ रॉन्ग, सो 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहती है. अगर 2.5 के अकॉर्डिंगली हम मार्क्स देखें तो 0.83 के अप्रॉक्स जो है वो आप लोगों का क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा. ठीक है, सो क्वालिफाइंग मार्क्स जो एक फिक्स है जो यूपीएससी ने फिक्स कर रखे हैं दैट इज 33 मार्क्स. सो 200 का 33 दैट इज आपको 66 मार्क्स जो है वो एनी हाउ इस पेपर को क्वालिफाइंग करने के लिए रिक्वायर्ड है. ओके, so these are that is the total number of question is 80, total marks is 200, nature of the exam is completely qualifying, and there is also a negative marking which is 1/3 of the negative question, so which is 0.83 के अप्रॉक्स, 0.8583 के अप्रॉक्स रहेगा. ओके, सो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसमें सब्जेक्ट कौन कौन से आते हैं. देखिए, अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो देयर इज अ रीजनिंग. रीजनिंग का बेसिस क्या होगा, रीजनिंग जो रहती है वो लॉजिकल बेसिस रीजनिंग आती है. लॉजिकल बेसिस रीजनिंग दैट इज जिसमें आपको थोड़ा सा लॉजिक लगा के सॉल्व करना होता है, दैट इज समटाइम्स ऑफ वर्बल टाइप. ओके, देन सेकेंड इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड. आप पिछले 3 या 4 साल के पेपर उठा के देखेंगे, आपको क्वांट से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा मोस्ट ऑकर रहेंगे. यहाँ पर ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि रीजनिंग के इतने क्वेश्चन आएंगे या क्वांट के इतने क्वेश्चन आएंगे या इंग्लिश के इतने क्वेश्चन आएंगे. देयर इज ओनली डिपेंडेंसी कि इस साल के पेपर में या नेक्स्ट ईयर के पेपर में वो क्या देते हैं. हो सकता है मे बी वो रीजनिंग का पार्ट ज़्यादा दे दे, हो सकता है वो मैथमेटिक्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड दैट इज अवर मैथमेटिक्स, कि वो मैथ्स का जो भी पोर्शन है वो ज़्यादा दे दे या इंग्लिश का पोर्शन ज़्यादा दे दे. इट्स कम्प्लीटली डिपेंड ऑन द पेपर, जो पेपर सेट कर रहे हैं. ठीक है, यहाँ पर हम बात करें तो रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और तीसरा सब्जेक्ट है आपका इंग्लिश. इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड रहता है. आपको पैसेजेस आते हैं सॉल्व करने के लिए, ये हम आगे डिस्कस करेंगे. ठीक है, सो अभी पिछले कुछ सालों का अगर हम एनालिसिस देखें तो हमारे पास क्वांट के सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिले हैं. ठीक है, तो नाउ
यहाँ पे मैं कुछ एनालिसिस लेके आई हूँ अबाउट पिछले कुछ सालों के पेपर का। जैसे कि 2023 हमने लास्ट ईयर का पेपर देखा तो क्वांट का वेटेज जो है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिला। क्वांट के अप्रॉक्स 37 क्वेश्चन आए थे, रीजनिंग के 15, इंग्लिश के अप्रॉक्स 28 क्वेश्चंस आए थे। ये अप्रॉक्सीमेशन में लिया हमने। यही बात करें हम 2022 की तो 2022 में 33 के अप्रॉक्स मैथ्स के क्वेश्चन आए थे, एज इट इज़ 27-28 अप्रॉक्स क्वेश्चन आए थे इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशंस के एंड 22 क्वेश्चंस आए थे रीजनिंग के। एज इट इज़ 2021 में भी देखिए तो इस तरीके के क्वेश्चंस आस्क किए गए थे, नंबर ऑफ क्वेश्चन। आप देखिए जो मैथ्स का पोर्शन है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का जो पोर्शन है वो हर साल सबसे ज़्यादा देखने को मिला। ओके सो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट क्वांट के कौन कौन से टॉपिक है जो हमें पढ़ना है। ओके सो हमें क्वांट के जो टॉपिक्स पढ़ना है, यहाँ पर मैं उनका डिस्कशन लेके आई हूँ कि कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है। सबसे पहले तो है नंबर सिस्टम। आप पिछले कुछ सालों के पेपर उठा के देखेंगे तो आपको नंबर सिस्टम के सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस वहाँ पर देखने को मिलेंगे कि नंबर सिस्टम जो है वो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक है। अब ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि आपको नंबर सिस्टम ही ज़्यादा आएगा या LCM SCF आएगा। दे आर द टॉपिक जो हमें डिस्कस करना है, इनमें से कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। सेकेंड इज LCM एंड HCF, रेशो एंड प्रोपोर्शन। देखिए रेशो प्रोपोर्शन एक ऐसा टॉपिक है जो आपके काफ़ी दूसरे टॉपिक्स जो है जिसके लिए इंपॉर्टेंट होता है। लाइक अगर आपको एवरेज के क्वेश्चंस करना है तो रेशो प्रोपोर्शन से हो जाएंगे। आपको परसेंटेज के क्वेश्चन में हेल्प करेगा रेशो प्रोपोर्शन, आपको DI में हेल्प करेगा रेशो प्रोपोर्शन, आपको प्रॉब्लम ऑन एजेस में। सो ये जो टॉपिक है ये आपको इस टॉपिक से आपके और भी कुछ टॉपिक्स के जो बेस है वो क्लियर हो सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉब्लम ऑन एजेस। एज के रिगार्डिंग क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। पार्टनरशिप इज वन, अगेन इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक। परसेंटेज, जैसे हमने अभी बात की रेशो एंड प्रोपोर्शन की, परसेंटेज इज ऑल्सो लाइक दिस। परसेंटेज में क्या रहता है, आप DI कर सकते हो, आप रेशो प्रोपोर्शन कर सकते हो, आप मैंसुरेशन के कुछ क्वेश्चन जिनमें हाइट एंड ब्रीथ्स के रिगार्डिंग परसेंटेज दिया रहता है वहाँ पर आप कर सकते हो। मतलब आप परसेंटेज और रेशो प्रोपोर्शन को कन्वर्ट करके भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉफिट एंड लॉस। नेक्स्ट इज टाइम एंड वर्क। देखिए टाइम एंड वर्क जो टॉपिक है एंड टाइम एंड वर्क के साथ एक और टॉपिक आता है पाइप एंड सिस्टम। दे आर लाइक होता है ना भाई भाई ये दोनों, वैसे ही कुछ टॉपिक है दोनों, बस थोड़ा सा कुछ डिफरेंस रहता है। तो आप टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट यदि आपको आता है तो आप पाइप एंड सिस्टम बहुत इजी तरीके से टच कर सकते हो, आप अच्छे से पढ़ सकते हो। देन नेक्स्ट इज स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस। स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस से भी क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहती है। दैट इज नेक्स्ट इज एवरेज। देखिए एवरेज इज ऑल्सो वन ऑफ द ऐसा टॉपिक है जो आपके DI बनाने में आपकी हेल्प करता है। नेक्स्ट इज परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। लास्ट ईयर 2023 का हम रेफरेंस देखें अगर पेपर का तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। ओके एक ही टॉपिक उन्होंने ऐसा ले लिया था कि हाँ भाई परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ के आओ सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। सारे तो नहीं बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस उसमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के थे। नेक्स्ट इज प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी सेम काइंड ऑफ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। ये दोनों भी लगभग सिमिलर टाइप के टॉपिक्स होते हैं, सिमिलर नहीं होते बट टाइप सिमिलर होता है। नेक्स्ट इज मैंसुरेशन। मैंसुरेशन में आपको 2D एंड 3D दोनों पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट इज अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें सो विच इज डाटा इंटरप्रिटेशन। देखिए यहाँ पर बात हो रही है डाटा इंटरप्रिटेशन की। डाटा इंटरप्रिटेशन क्या होता है? देखिए डाटा इंटरप्रिटेशन एक इस प्रकार का टॉपिक होता है जिसमें आपको एक समरी दी होती है। अब समरी अलग अलग
फॉर्म में दे सकते हैं, हो सकता है वो आपको एक पूरी तरीके से इसे वर्ड फॉर्म में दे दें, हो सकता है आपको टेबल फॉर्म में दे दें, हो सकता है आपको कोई पाई चार्ट बना के दे दें, हो सकता है कि आपको बार ग्राफ दे दें। तो डाटा इंटरप्रिटेशन जो है वो बहुत तरीके के होते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें तो लाइन ग्राफ होता है, बार ग्राफ होता है, टेबल फॉर्म के डाटाज होते हैं, नेक्स्ट इज लाइन ग्राफ हो गया, बार ग्राफ हो गया, टेबल हो गया। कैसलेट डीआई भी देखने को मिलते हैं। कैसलेट डीआई इज लाइक अगर आपको एक पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है और उसको पहले पढ़ के आपको कोई टेबल कोई ग्राफ बनाना पड़ेगा ना, आफ्टर दैट यू विल डू द क्वेश्चंस, ओके। लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, टेबल ग्राफ, कैसलेट, ओके। दिस टाइप ऑफ डीआई जो है आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा जैसे डीआई का क्या रहता है कि कभी भी सिंगल क्वेश्चन आस्क नहीं होता है, डीआई हमेशा क्वेश्चंस के सेट के साथ आता है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस का सेट होता है डीआई। अगर आपने एक डीआई सॉल्व किया तो आप 2-3 क्वेश्चंस इजीली बना सकते हो, बट वो आता है कि आपको क्वेश्चंस कितने आ रहे हैं, ठीक है। 2 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं, बट सिंगल क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिलता है। डीआई हमेशा जो है वो ज़्यादा क्वेश्चन ही आते हैं उसमें, मतलब आप एक क्वेश्चन एक सेट सॉल्व करके आप 3 से 4 क्वेश्चन बना सकते हो, ओके। नेक्स्ट इज नंबर सीरीज। देखिए नंबर सीरीज जो है वो इज ऑल्सो वन ऑफ द पार्ट। मिक्सचर एलिगेशन, मिक्सचर एलिगेशन एक ऐसा पार्ट है जिस टॉपिक है जिससे आप और बहुत सारे क्वेश्चंस को मिक्सचर एलिगेशन के थ्रू सॉल्व कर सकते हो। सो दीज आर द मेन टॉपिक्स फॉर योर यूपीएससी मैथमेटिक्स, ओके। क्वांट के जो है कुछ मेन टॉपिक्स हैं, इसमें से सबसे ज़्यादा जो है वो दैट इज नंबर सिस्टम, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, जो लास्ट ईयर ज़्यादा देखने को मिले थे, ओके। बट इस साल अब क्या आ सकता है, बट इनमें से बाहर आई डोंट थिंक सो कुछ आएगा, ओके। नेक्स्ट इज नेक्स्ट अगर हम बात करें रीजनिंग की, दिस इज द सिलेबस ऑफ रीजनिंग। अच्छा, रीजनिंग जो है इसको अगर हम हमारी भाषा में बोले तो तर्क शक्ति। अब रीजनिंग में सबसे ज़्यादा चीज़ें जो देखने को मिलती है, देखिए इसका वेटेज पिछले कुछ सालों से ज़्यादा नहीं था, मतलब सबसे कम वेटेज तीनों सब्जेक्ट में इसी का था, बट दोनों सब्जेक्ट के कंपैरिजन में इजी जो रहता है वो रहता है रीजनिंग, क्योंकि मैथ्स हर किसी के लिए सेम नहीं होती। क्योंकि अगर कोई एक बच्चा कॉमर्स बैकग्राउंड का है या मैथमेटिक्स बैकग्राउंड का है तो वो शायद मैथ्स को थोड़ा इजी तरीके से कर सकता है, लेकिन अगर कोई बच्चा है जो आर्ट्स बैकग्राउंड का है, जिसने आर्ट्स 10th के बाद भैया मैथ्स ही नहीं पढ़ा, और उसके लिए मैथमेटिक्स क्या हो जाता है, एक बहुत टफ टास्क हो जाता है। तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा हेल्प जो आपका करेगा सब्जेक्ट, वो करेगा आपका रीजनिंग, ओके। सो हम अगेन डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे सिलेबस फॉर रीजनिंग। सो टॉपिक्स हैं अल्फ़ाबेट टेस्ट, एनोलॉजी, ब्लड रिलेशन। देखिए ब्लड रिलेशन इज अ पार्ट ऑफ वर्बल रीजनिंग। ब्लड वर्बल रीजनिंग क्या होती है, यहाँ पर आपको दे दे सेट ऑफ वर्ड्स का एक क्वेश्चन दे देंगे और उस क्वेश्चन को पढ़ के आपको सबसे पहले कोई एक इमेज को फॉर्म करना पड़ेगा। इमेज फॉर्म करने के बाद ही आप उनके आंसर्स दे सकते हो, ठीक है। सो विच इज ब्लड रिलेशन। कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग इज अगेन वन ऑफ द पार्ट ऑफ द रीजनिंग। ये किसी भी एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा, नॉट अबाउट ओनली यूपीएससी, किसी भी एग्जाम में वो आपको देखने को मिल जाएगा। क्यूब्स एंड डाइसेस, डायरेक्शन, डायरेक्शन इज ऑल्सो वन ऑफ द पार्ट ऑफ द वर्बल रीजनिंग। वर्बल रीजनिंग के पार्ट्स हैं ये सारे, ठीक है। देन सीरीज, अब सीरीज जो है अल्फ़ाबेटिक सीरीज भी हो सकती है, नंबर सीरीज भी हो सकती है, हो सकता है शायद कुछ सिंबॉलिक सीरीज भी हो सकती है, विच इज अल्फ़ाबेट हो सकती है, नंबर हो सकती है, अल्फ़ा न्यूमेरिक हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें सिटिंग अरेंजमेंट की। देखिए जैसे मैथ्स में डीआई होता है वैसे कि वैसा रीजनिंग में सिटिंग अरेंजमेंट और पजल्स होती है। इनमें कभी भी सिंगल क्वेश्चन आस्क नहीं होता, दे आर द ग्रुप ऑफ द क्वेश्चंस, ओके। ये क्वेश्चंस का ग्रुप होते हैं जिन्हें हमें सॉल्व करना होता है। इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ वर्बल रीजनिंग, जहाँ पर हमें डिस्क्रिप्शन जितना भी दिया है उसको पढ़ के कोई इमेज कोई टेबल कंप्लीट करना है, आफ्टर दैट वी विल डू द क्वेश्चन, ओके।
सो सीटिंग अरेंजमेंट जो है वो भी बहुत प्रकार का होता है, जैसे DI मैनी टाइप्स के होते हैं, ऐसे सीटिंग अरेंजमेंट होते हैं लाइक सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट, लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट। अब लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट भी दो होते हैं, एक होती है सिंगल रो एंड वन इज क्वेश्चन आते हैं पैरेलल रो वाले। अब डायरेक्शन तो अलग अलग हो सकता है सारे के सारे लोग सेम डायरेक्शन में देख रहे, हो सकता है सारे लोग अलग डायरेक्शन में देख रहे हैं, डिपेंड ऑन क्वेश्चन। इसके अलावा ट्रायंगुलर सिटिंग अरेंजमेंट होता है जो आप लोगों की एग्जाम में कम, मतलब चांसेस कम है, ठीक है। इसके अलावा पजल्स होती है। अब पजल्स भी अलग अलग टाइप की रहती है, लाइक आपको फ्लोर बेस्ड पजल आ सकता है, हो सकता है आपको बॉक्स बेस्ड आ जाए, हो सकता है आपको कंपैरिजन बेस्ड पजल आ जाए, कंपैरिजन बेस्ड हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्जाम में। इसके अलावा डेजिग्नेशन बेस्ड आ जाए, तो ये सारे जो रहते हैं आपके पजल्स के फॉर्मेट रहते हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से शायद आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें असर्शन एंड रीजन की। असर्शन एंड रीजन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अ लॉजिकल रीजनिंग। देखिए ये जो जितने भी टॉपिक्स हैं अब जो आने वाले हैं ये लॉजिकल रीजनिंग के पार्ट हैं। यहाँ पर आपको कोई इमेज फॉर्म नहीं करना है उसकी, यहाँ पर आपको सीधा सिंगल क्वेश्चंस आएंगे, उन्हें हमें पढ़ना है और हमारी लॉजिकल थिंकिंग को उस क्वेश्चन में अप्लाई करके क्वेश्चंस के आंसर देना है, ठीक है। सो वन इज द टॉपिक इज असर्शन एंड रीजन, कॉज एंड इफेक्ट, course of action and syllogism. Syllogism is also one of the important topic for exam point of view, okay. So these are the topic of reasoning. आगे बढ़ते हैं हम, आगे हम बात करें तो इंग्लिश। देखिए इंग्लिश का वेटेज जो है वो भी अच्छा रहता है एग्जाम में। इंग्लिश जो है वो आपकी उन्होंने बेस की है आपकी लैंग्वेज पे। देखिए एक होता है ग्रामर और एक होता है लैंग्वेज, तो जो लैंग्वेज है उसी को सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है, बिकॉज आपको पेपर में वेरियस टाइप ऑफ पैसेजेस देखने को मिलेंगे। अब वेरियस टाइप ऑफ पैसेजेस देखने को मिलेंगे, दैट इज आपका जो रीडिंग स्किल है इट विल बी स्ट्रांग, मतलब वो आपका स्ट्रांग होना चाहिए। आप डेली न्यूज़पेपर रीड करते हो, मतलब आपका रीडिंग स्किल अच्छा है, बट वहाँ पर जो पैसेजेस आते हैं वहाँ पर हमें एक पर्टिकुलर पूरे पैसेज को पढ़ के उसके जो सब क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर्स देना पड़ते हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन स्किल आपकी उसमें चेक की जाती है। मोस्ट प्रोबेबल 10th लेवल का आप लोगों से पूछा जाता है। 10th लेवल का ऐसा नहीं कि 10th की NCERT उठा के देख ली उसमें क्वेश्चन आए थे भैया वो पूछ लिए, नहीं, मतलब लेवल उतना होता है। फिर हम बात करें इंटरपर्सनल स्किल्स, ये भी एक टॉपिक होता है उसमें। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन्स, इट्स कम्प्लीटली ऑल अबाउट इंग्लिश कि आपका रीडिंग स्किल कितना अच्छा है। बट एक चीज़ है कि इट टेक्स टाइम, बिकॉज पैसेज आता है, हम पैसेज को पहले पढ़ेंगे, फिर हम उसकी थीम समझेंगे और फिर हम उसको आंसर करेंगे, तो इट विल टेक टाइम, ओके। सो आपको आपकी रीडिंग स्किल को अच्छा करना पड़ेगा। सो नेक्स्ट हम आते हैं पॉइंट्स टू बी रिमेंबर। देखिए हम UPSC CSET की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हमें क्या क्या चीज़ें जो माइंड में रखना है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में ये अभी भी होगा फिक्स कि UPSC CSET है, अरे ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा, ऐसे ही क्वालिफाइंग कर लेंगे। ध्यान रखिएगा लास्ट ईयर का जो पेपर था इट इज़ टफ इनफ फॉर द स्टूडेंट्स हु प्रिपेयर फ्रॉम लास्ट 4 ईयर 5 ईयर, जो 3-4 साल से प्रिपेयर कर रहे थे उनसे भी GS फर्स्ट जो है वो तो सॉल्व हो गया और CSET सॉल्व नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस नहीं थी, ठीक है। तो आप इसको इग्नोर करने की कोशिश मत कीजिएगा कि यार एंड में कर लेंगे हो जाएगा। प्रॉपर टाइमिंग, प्रॉपर मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें आपको कोई भी एग्जाम हो उसके लिए रिक्वायर्ड रहती हैं। तो डोंट इग्नोर दिस पेपर। मेरी फर्स्ट आपसे मेरी एडवाइस आपको यही है कि इस पेपर को इग्नोर मत करना। क्यों? आपको भी शायद पता होगा ये चीज़ कि UPSC CSET अगर आपका क्वालिफाइंग नहीं है तो आपका GS पेपर में आप क्वालिफाई कभी भी नहीं कर सकते, मतलब ये पेपर आपको क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। देन
डोंट इन्वेस्ट टू मच टाइम। अब देखिए ये जो बात है ये सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए है जो दोज आर बिलोंगिंग फ्रॉम द मैथ्स बैकग्राउंड, जिसका पीसीएम वगैरह था या मे बी जिसका कॉमर्स था, कि वो किस पे फोकस करे। जिन भी बच्चों का मैथ्स या फिर कॉमर्स बैकग्राउंड रहा है दे फोकस स्पेशली ऑन प्रैक्टिस। सिर्फ और सिर्फ किस पे फोकस करे, वो प्रैक्टिस पे। लेकिन दोज स्टूडेंट्स हु आर बिलोंगिंग फ्रॉम द आर्ट्स स्ट्रीम से जो बिलोंग करते हैं उनके लिए ये चीज़ है कि उनके लिए थोड़ा सा टफ टास्क हो जाता है, बिकॉज 10th के बाद पढ़ते नहीं हैं। सो उनके लिए है कि वो कॉन्सेप्ट पे फोकस ज़्यादा करें। दोज स्टूडेंट्स हु आर बिलोंगिंग फ्रॉम द आर्ट्स बैकग्राउंड वो कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस करें और उन्हें थोड़ा सा ज़्यादा एज कम्पेयर टू दैट स्टूडेंट टाइम उनको देना पड़ेगा, बिकॉज आप टू मच टाइम इन्वेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन आपको देना पड़ेगा बिकॉज आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है। ठीक है, अब ये बात हो रही थी मैथ्स वगैरह की। अब इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश सबके लिए कॉमन होता है, एक सब्जेक्ट सभी पढ़ते हुए आए हैं, तो वहाँ पर आपका अगर आपका स्किल अच्छा है तो आप उसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। मतलब दैट इज़ नो, ये सिर्फ बात हो रही थी मैथमेटिक्स के लिए कि जो भी आपके टेक्निकल सब्जेक्ट मतलब प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है लाइक मैथ्स और रीजनिंग वो प्रैक्टिस से ही बनते हैं। तो अगर मैथ्स और आप कॉमर्स बैकग्राउंड वाले हैं तो आप प्रैक्टिस पे फोकस कीजिए, और इफ़ यू आर आर्ट्स स्टूडेंट्स देन आप पहले कॉन्सेप्ट पे फोकस कीजिए, देन आप प्रैक्टिस पे फोकस कीजिए। ओके, नेक्स्ट इज नो योर स्ट्रेंथ। देखिए इट्स कम्प्लीटली अ इंडिविजुअल टास्क। आपकी स्ट्रेंथ क्या है वो आपको पता है। अब जैसे मुझे मैथ्स अच्छा लगता है, मुझे मैथ्स जल्दी बनता है, तो मेरी शायद स्ट्रेंथ वो है। हो सकता है मेरी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं हो, ठीक है, हो सकता है किसी स्टूडेंट का रीजनिंग बहुत अच्छा हो सकता है किसी का इंग्लिश बहुत अच्छा हो। तो आप आपकी स्ट्रेंथ को पहचानिए, किस सब्जेक्ट में आपकी ज़्यादा कमांड है, पहले उसको आप अच्छे से बिल्डअप कीजिए, एंड आफ्टर दैट जो आपसे नहीं बनते हैं उनको कीजिए। ओके, नो योर वीकनेस, सेम चीज़, आपसे क्या चीज़ नहीं बन रही है, कौन से कॉन्सेप्ट में आपको प्रॉब्लम आ रही है, सबसे पहले आप उसको डिसाइड कीजिए। एक चार्ट बनाइए कि मुझे इतना इतना टाइम तो सीसेट को देना ही है। इफ़ यू हैव एग्जाम इन मई जून, मई में जो एग्ज़ाम है अगर आपका है तो आपको अब तो स्टार्ट कर देना चाहिए पढ़ना। ओके, गिव टाइम एज पर योर नीड, जितना आपकी ज़रूरत है आप उतना ही टाइम दीजिए, बिकॉज आपके पास जीएस फर्स्ट भी है। जीएस फर्स्ट में आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो आपको उनको भी एक इंडिविजुअल टाइम देना ही देना है। तो आप यहाँ पर उतना ही टाइम दीजिए जितनी नीड है। इट्स कम्प्लीटली वही बात है कि आपकी जो स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से आप टॉपिक्स निकालिए कि यार मुझे इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है, ऐसे करना है, देन आप कीजिए। ओके ओके, थैंक यू सो मच एवरीबडी फॉर hearing me, and one of the thing is that those students who will prepare for the next UPSC exam, please focus on CSET because it is much as compulsory as your GS paper. Okay, so thank you so much, have a nice day.